अब आरजू वहां खड़े स्टूडेंट्स को घूर रही थी और उन सब ने भी वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। और रेहान और आरव एक बार फिर मुस्कुराते हुए अपनी फूलन देवी को देख रहे थे। एक बार फिर आरव और रेहान के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो चुका था। रेहान सोचता है कि ये आरव आज ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो दूसरी तरह से मनाना पड़ेगा। तो वो वहां से निकलकर पार्किंग एरिया में आता है और 2 मिनट बाद वापस ऐसे हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर में सब अपने घर के लिए निकलने लगते हैं। तभी अविनाश आकर आरव से कहता है, यार मेरी कार पंचर हो गई है, अब इतनी रात को मैं क्या करूं? गोल्डी भी साथ है। अरे सर, ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी कार खराब हो गई? ओहो, अब क्या करेंगे आप? मिस्टर प्रेसिडेंट, ये कैसी अरेंजमेंट की है आपने? देखो मिस्टर, आज का सारा अरेंजमेंट तुम्हारी जिम्मेदारी है और इसके लिए अभी सर को घर तक तुम सेफली पहुंचाओगे। रेहान ने जानबूझकर जोर से कहा ताकि वहां लोग इकट्ठा हो जाएं और आरव मना ना कर पाए। अविनाश उसे ऐसे चिल्लाते देखकर हैरान है और आरव उसकी सारी चालाकी देखकर अपनी हंसी रोके हुए था। थोड़ी देर बाद जब दोनों अकेले थे तो अविनाश ने आरव से पूछा कि रेहान को क्या हो गया है, और आरव ने उसे सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर अविनाश जोर जोर से हंसने लगा। दूसरी तरफ फाइनली रेहान को आरजू के साथ टाइम बिताने का मौका मिला, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। तो उसने म्यूजिक शुरू कर दिया। जो बात रेहान बाबू इतनी देर से नहीं कह पा रहे थे वो उस गाने ने कर दिया। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। गाने के बोल सुनकर रेहान आरजू को मुस्कुराते हुए देखने लगता है और आरजू शर्मा कर खिड़की से बाहर देखने लगती है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। रेहान ने धीरे से आरजू का हाथ पकड़ा और उसे अपने होठों से छू लिया, जिससे आरजू घबरा गई और उसने अपना हाथ जल्दी से खींच लिया। पल भर ना दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और है, हम दूर होके भी पास है, नजदीकियां ये कुछ और है। रेहान ने एक बार फिर से आरजू का हाथ पकड़ा और अपने सीने से लगाकर धीरे धीरे गुनगुनाने लगा और आरजू बस सर झुकाए मुस्कुराते हुए उसे सुनती रही। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। आगोश में है जो आपकी ऐसा सुकून और पाए कहाँ। एक जगह रेहान ने कार रोकी तो आरजू से देखने लगी, जिसे पूछ रही हो हम यहाँ क्यों हैं? तो रेहान बोला, थोड़ी देर वॉक करें? इस पर आरजू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। फिर दोनों हाथ पकड़कर साथ में वॉक करने लगे। आरजू जान, ये सब सच तो है ना? पता है, मैं हमेशा अपने सपने में देखा करता था ये, हम यूं ही साथ में वॉक कर रहे हैं, तुमने ऐसी ही साड़ी पहन रखी है और साथ में मेरे नाम की चूड़ी, गले में मंगलसूत्र, सिंदूर, मेरी आरजू मेरे साथ यूं ही मेरा हाथ पकड़े। रेहान तो बस आरजू के लिए देखे अपने सपनों के बारे में बता रहा होता है और आरजू चुपचाप शर्माते हुए उसे सुन रही है। उसे देखकर रेहान को शरारत सूझती है। वो उसे अपने करीब खींचता है और कहता है, फिर मैं तुम्हें करीब लाता हूँ और जैसे ही मैं तुम्हें किस करने जाता हूँ तुम गायब हो जाती हो। वैसे अगर आज भी ये इतना सपना हुआ और मैंने तुम्हें
तुम गायब हो जाओगी, है ना? इतना बोलकर जैसे ही वो आरजू के करीब जाता है, आउच! मिस्टर शर्मा, नींद से जागने के और भी तरीके हैं। आरजू ने जोर से चिमटी काटते हुए कहा और वहां से भागने लगी। रेहान भी उसके पीछे भागा। तभी साड़ी में पैर फंसने से आरजू गिरने वाली होती है, लेकिन रेहान आकर उसे बचा लेता है। उधर अविनाश और आरव कार में बैठे रेहान और आरजू के बचपन की लड़ाइयों के बारे में याद कर रहे होते हैं। कसम से यार, कोई ऐसा दिन नहीं बीतता था जब इन दोनों की लड़ाई ना हो। भाई, आपके आने के बाद मुझे थोड़ा आराम था, वरना तो दोनों आपस में ही लड़ते रहते और फिर मुझे उसमें और घसीटते। अगर मैं आरजू के साथ हूँ तो रेहान बोलेगा, हाँ भाई तेरी बहन है, तू तो उसकी साइड ही लेगा। और अगर मैं रेहान की साइड ले लूँ तो वो फूलन देवी शुरू हो जाती थी। बड़ी दोस्ती निभाई जा रही है, लेकिन याद रखना वो सिर्फ आपका दोस्त है और मैं आपकी दोस्त भी हूँ और बहन भी। दोनों यूं ही बातें कर रहे थे कि गोल्डी का गुस्से से बुरा हाल था। आज इतना अच्छा मौका था उसके पास आरव से बदला लेने का, लेकिन उस आरजू की वजह से सब चौपट हो गया और अब उसे यहाँ बैठकर उसी के किस्से सुनने पड़ रहे थे। उधर रेहान आरजू से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, जैसे आरव आरुषि को देखता है, क्या वो उसको लाइक करता है? पता नहीं, वैसे तो अच्छी लड़की है वो। अगर भाई को पसंद है तो ये तो अच्छी बात है ना। मुझे भी यही लगता है। अगर वो ऑफिस ज्वाइन कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। फिर वो दोनों भी साथ में टाइम स्पेंड कर पाएंगे और फिर तभी कुछ पता चलेगा कि आरव के दिल में क्या है। सही बात है। अच्छा, मुझे आइसक्रीम खानी है। ठीक है, चलो। वो दोनों एक ठेले पर आइसक्रीम खाने जाते हैं। उसी वक्त अविनाश और आरव भी उधर से गुजर रहे होते। जब उनकी नजर उन दोनों पर पड़ी तो उनके शैतानी दिमाग में खुराफात आई और वो दोनों भी उतर कर उनके पास आए। चूंकि उनकी तरफ रेहान की पीठ थी तो वो उन्हें देख नहीं पा रहा था और आरजू को उन्होंने इशारे से कुछ भी बोलने के लिए मना कर दिया था। मैंने करीब 3 लाख जमा कर लिए हैं, जिसमें से मान लो 50-60 हजार तो मरम्मत में लग जाएंगे। फिर मान लो 80 से 85 हजार फर्नीचर में लग जाएंगे। उसके बाद मतलब मान लो अक्टूबर तक मैं रेस्टोरेंट शुरू कर सकता हूँ। फिर ये मान लो करीब 1 साल तक उसको सेट होने का समय लग ही जाएगा। उसके बाद मैं पापा से बात करूंगा और फिर मैं तुम्हारे घर आऊंगा। सच? मतलब तब तक तू मेरी बहन से नहीं मिलेगा? वाह यार, ये सही है। रेहान की बात पूरी होने से पहले ही आरव ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। उसको देखकर रेहान हड़बड़ा गया। साले, तू फिर आ गया कबाब में हड्डी बनने। हड्डी कबाब? यार आरव, आज मेन्यू में कबाब भी था यार, मुझे तो पता ही नहीं चला। अविनाश ने उसकी क्लास लेनी शुरू कर दी। क्या चाहते हो? खुद को गिरा देखकर रेहान ने हथियार डालते हुए कहा। पहले तो यही बता कि मेरी कार पंक्चर कैसे हुई। अब भाई, मुझे कैसे पता होगा? रेहान ने अनजान बनने का नाटक किया, लेकिन अविनाश और आरव उसे इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं थे, तो उन्होंने उसकी भरपूर क्लास ली और उसकी हालत देखकर आरजू का हंसते हंसते बुरा हाल था। अगली सुबह आरव सुबह अपने कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि उसके पापा और रेहान के पापा किसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं। वो उनके पास आया और पूछा, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग अंकल। आप इतनी सुबह दोनों इस तरह, सब ठीक है ना? बेटा, पंडित जी से हमने आरजू और रेहान की कुंडली दिखाई और अगले हफ्ते सगाई का मुहूर्त निकला है। क्या? सच में? ये तो अच्छी बात है। अब देखना, मैं सगाई में ऐसे अरेंजमेंट करूंगा कि सब याद रखेंगे। मुझे नींद आ रही है। हाँ, वैसे आप किसी बात की चिंता मत करिएगा।